हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी लोगों का एक बार फिर से स्वागत है मेरे YouTube चैनल इन्वेस्ट विद अमन में। तो वीडियो अगर पसंद आए तो उसे लाइक करें, शेयर करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल भी ना भूलें। एंड जब आप चैनल को सब्सक्राइब करेंगे तो वहां पे ऑल का बटन जरूर दबाएं। अगर आप ऑल का बटन नहीं दबाएंगे तो आपको नोटिफिकेशन नहीं मिलेगी। तो इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं विशाल मेगा मार्ट के आईपीओ के बारे में। तो चलिए डिस्कस कर लेते हैं आईपीओ के बारे में। तो ओपन कर लिया मैंने। तो सबसे पहले तो 8,000 करोड़ रुपए का आईपीओ है एंड पूरा का पूरा जो है ओएफएस है, यानी कि कंपनी के खाते में कुछ भी पैसा नहीं जाने वाला है। सारा जो पैसा है एग्जिस्टिंग प्रमोटर्स जो भी एग्जिट कर रहे होंगे उनके खाते में ये सारा का सारा पैसा जाने वाला है। तो डेट्स की बात कर लेते हैं। आज के दिन ही ओपन हुआ है, 13 तारीख को ये बंद हो जाएगा। रिफंड वगैरह एंड अलॉटमेंट जो है आपको 17 या 16 को हो जाएगा। उसके बाद क्रेडिट जो है आपके शेयर 17 तारीख को ही हो जाएंगे। लिस्टिंग डेट यानी 18 तारीख को हमारे शेयर मार्केट में एक और कंपनी लिस्ट हो जाएगी। सॉरी। फेस वैल्यू की बात करें तो थोड़ी बहुत छोटी डिटेल्स और देख लेते हैं। 10 की है। प्राइस ब्रांड 74 से 78 रुपए के बीच है। हमें कट ऑफ प्राइस के साथ यानी 78 रुपए के साथ ही जाना चाहिए। लॉट साइज 190 रुपए का है और इश्यू साइज मैंने 8,000 करोड़ का काफी बड़ा आईपीओ है। एनएससी बीएससी दोनों पे लिस्ट हो जाएगा। ठीक है। एंड टोटली ऑफर फॉर सेल है, यानी कि कंपनी के अकाउंट में कुछ भी जाने वाला नहीं है। उसके बाद रिटेल का कोटा देख सकते हैं। 14,820 रुपए आपको लगाने पड़ेंगे। 190 शेयर्स का लॉट मिलेगा आपको। एक लॉट लगाएंगे तो 14,820। उसके बाद 13 लॉट मैक्सिमम आप रिटेल के तौर पे लगा सकते हैं। 1,90,000 उसके ऊपर लगाएंगे तो आप बिग एचएनआई एंड स्मॉल एचएनआई की कैटेगरी में आ जाएंगे। अभी जो शेयर होल्डिंग है उसमें प्रमोटर्स के बाद 96.46 का हिस्सा है, जो कि आईपीओ के बाद 76 पे आ जाएगा। यानी कि कुल मिला के 20% का यहाँ पे स्टेक वो बेचने वाले हैं लगभग। ठीक है। तो उसके बाद छोटी मोटी चीजें पढ़ लेते हैं कि क्या क्या है। एंड 2001 में इसका गठन हुआ था, यानी कि 2001 में इन्होंने बिजनेस की शुरुआत करी थी। विशाल मेगा मार्ट इज अ हाइपर मार्केट चेन दैट सेल्स अ वाइड रेंज ऑफ प्रोडक्ट्स लाइक अपैरल्स, ग्रोसरीज, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड होम एसेंशियल. They own their brands and third-party brands to meet the everyday needs of consumer. The company offers a wide range of products across apparels, general merchandise, and FMCG, including its brand for clothing, home furnishing, travel accessories, kitchen appliances, food, non-food items, and the staples. The company targets middle, lower middle. तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, कंपनी का जो टारगेट करती है ना वो मिडिल क्लास एंड लोअर मिडिल क्लास के लिए करती है। लग्जरी आइटम्स वगैरह यहाँ पे आपको नहीं मिलेंगे। बहुत सारे लोग आई थिंक इसको जानते भी होंगे, जो दिल्ली वगैरह में रहते हैं उनको तो नॉर्मली ये चीज पता ही होगी विशाल के बारे में। थ्रू अ पैन इंडिया नेटवर्क 645 विशाल मेगा स्टोर्स हैं। सितंबर 2024 तक का ये डेटा है। तो जब तक उनके पास 645 स्टोर थे। एंड देयर विशाल मेगा मार्ट मोबाइल ऐप एंड वेबसाइट के थ्रू भी वो काम करते हैं। एज ऑफ सितंबर 2024 द कंपनी इज अ प्रेजेंस अक्रॉस 414 सिटीज में प्रेजेंस है, जो कि 28 स्टेट एंड 2 यूनियन टेरिटरीज में है। ठीक है, अच्छी बात है। मतलब मोस्ट ऑफ द स्टेट्स में ये अवेलेबल है। उसका कंपनी ऑपरेट्स एन एसेट लाइट बिजनेस मॉडल। तो एसेट लाइट बिजनेस मॉडल है इनका पूरा का पूरा। लीजिंग ऑल इट्स डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर्स एंड स्टोर्स। तो जितने भी इनके डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर्स या स्टोर्स हैं वो सारे के सारे लीज पर उन्होंने लिए हुए हैं। वाइल इट्स प्रोडक्ट आर मैन्युफैक्चर्ड बाय थर्ड पार्टी वेंडर्स और सोर्स्ड फ्रॉम द थर्ड पार्टी ब्रांड्स। तो जितने भी इनकी मैन्युफैक्चरिंग है वो तो या तो थर्ड पार्टी वेंडर्स करते हैं या थर्ड पार्टी ब्रांड्स के थ्रू ये सोर्स करते हैं उनको। तो उसके बाद डायरेक्ट डिलीवरी भी इन्होंने सर्विस चालू करी थी। एंड डिलीवरी के लिए भी उनके पास 600 स्टोर्स हैं जहां से वो डिलीवरी करते हैं अभी, एंड 391 सिटीज में। तो हर जगह से अभी डिलीवरी वो नहीं करते हैं। कुछ स्टोर्स हैं उनके 600 स्टोर्स लगभग, वहां से वो डिलीवरी करते हैं। ठीक है। एंड एम्प्लॉयज की बात करें तो दूसरी बात करें तो द कंपनी रैंक्ड एज वन ऑफ द टॉप 2 ऑफलाइन फर्स्ट डाइवर्सिफाइड रिटेलर्स इन इंडिया। तो टॉप 2 में आते हैं रिटेल स्टोर्स में ये। तो काफी अच्छी बात है, काफी ऊपर इनकी गिनती आती है। और एम्प्लॉयज की बात करें 16,537 एम्प्लॉयज हैं इनके। सितंबर 2024 तक का ये डेटा है। उनके ब्रांड्स की बात करें तो अपैरल्स में क्लासिक्स है, फैशन है, डेनिम है एंड एथनिक है। ठीक है। जनरल मर्चेंडाइज की बात करें टेंडम, होम अप्लायंसेस, होम सेलेक्ट, होम फाइनरी। एफएमसीजी की बात करें सेवरी प्रोडक्ट्स, स्टेपल्स, होम केयर। स्ट्रेंथ की बात कर लेते हैं कंपनी की। तो सर्विंग अ लार्ज एंड ग्रोइंग सेक्शन ऑफ द इंडियन पॉपुलेशन।
ठीक है। कंज्यूमर सेंट्रिक अप्रोच रिजल्टिंग इन अ लार्ज एंड लॉयल कंज्यूमर बेस, diverse and growing portfolio of their brands across product categories, pan India presence with a track record of successful store growth। तो स्टोर ग्रोथ बहुत अच्छे से ये करते हैं। टेक्नोलॉजी इनेबल्ड एंड सिस्टम ड्रिवन ऑपरेशन, प्रोफेशनल एंड एक्सपीरियंस मैनेजमेंट टीम, ट्रैक रिकॉर्ड ऑफ डिलीवरिंग रेवेन्यू, प्रॉफिट ग्रोथ एंड कैपिटल एफिशिएंसी। तो काफी कैश रिच कंपनी भी ये देखने में लगी रही है। उसके बाद ये तो हो गए स्ट्रेंथ, उसके बाद रिस्क के पॉइंट भी क्या क्या है वो चेक कर लेते हैं। तो रिलायंस ऑन द थर्ड पार्टी वेंडर्स, तो सबसे बड़ा रिस्क यही है कि विशाल मेगा मार्ट में ये प्रॉब्लम आ सकती है कि कभी थर्ड पार्टी वेंडर्स के साथ कोई अनबन हो गई या इन्फ्लेशन ज्यादा हो गया, तो इनका कोई ये खुद से वो चीजें बनाते नहीं है, थर्ड पार्टी वेंडर्स उन्होंने रखे हुए या थर्ड पार्टी ब्रांड से ये चीजें ओन करते हैं, तो कुछ भी ऊपर नीचे होगा तो इनको डायरेक्ट इंपैक्ट पड़ेगा। तो विशाल मेगा मार्ट डज नॉट मैन्युफैक्चर एनी ऑफ द प्रोडक्ट sold in their stores and relies entirely on the third party vendors for the same। For the 6-month period that added on September 30, Vishal Megamart had 781 such vendors compared to the 769 during the same period last year। तो वेंडर्स की संख्या बढ़ी है, लास्ट ईयर 769 थे, इस बार 781 हो गए, जो कि अच्छी चीज है। The company has also highlighted multiple risks involving its vendors, which include change in cost of acquisition, ability to enter new agreements, delay in production and added cost, protection of trade secrets, change in business condition of vendors among others। तो सबसे बड़ा यही प्रॉब्लम है कि वो खुद से कोई कुछ चीजें बनाते नहीं है, औरों से ही लेते हैं, तो एक की रिस्क हो सकता है आने वाले टाइम में। और स्टोर कंसंट्रेशन इंपैक्ट भी है। विशाल मेगा मार्ट ड्राइव्स अ सिग्निफिकेंट पोर्शन ऑफ इट्स रेवेन्यू फ्रॉम द सेल ऑफ इट्स प्रोडक्ट इन स्टोर्स लोकेटेड इन द स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश, कर्नाटका एंड असम। तो इन तीनों स्टेट से ही उनका ज्यादा से ज्यादा पैसा आता है, और कल को इन स्टेट्स में कुछ भी ऊंच नीच हुई या कोई और प्लेयर आ गया तो काफी प्रॉब्लम्स इनको हो सकती हैं। फॉर द फर्स्ट 6 months that ended on the September 30, these 3 states contribute 36% to the overall top line of Vishal Megamart compared to the 37% during the same 6 months last year। तो थोड़ा सा रेवेन्यू कम हुआ है इन 3 स्टेट से, लेकिन ठीक है, कोई बहुत ज्यादा गिरावट नहीं है। एनी स्लो डाउन इन इकोनॉमिक एक्टिविटी और अनरेस्ट इन दो स्टेट्स कैन हैव अ इम्पैक्ट ऑन द कंपनीज बिजनेस। तो वही बात मैं कर रहा था, अगर उन तीनों स्टेट यानी कि उत्तर प्रदेश, कर्नाटका एंड असम में कुछ भी प्रॉब्लम होती है तो इनके बिजनेस पे डायरेक्ट इंपैक्ट पड़ सकता है। ठीक है। उसके बाद आउटस्टैंडिंग लिटिगेशन बात करें तो विशाल मेगा मार्ट अलोंग विद सब्सिडीज, प्रमोटर्स एंड डायरेक्टर्स आर इन्वॉल्व इन द सर्टेन लीगल प्रोसीडिंग्स एट डिफरेंट लेवल्स ऑफ एडजक्शन अकॉर्डिंग टू द आरएचपी। तो काफी लीगल केसेस वगैरह भी कुछ हैं इनके ऊपर। एज पर द डॉक्यूमेंट देयर इज 1 क्रिमिनल case against the company along with 16 tax proceedings and 32 statutory or regulatory proceedings। The subsidiaries have 7 criminal proceedings, 33 tax legislations and 247 statutory proceedings against themselves। There are also 4 tax proceedings against the promoters। तो ये एक अच्छी बात नहीं है, पर देखने वाली बात होगी कि कितने बड़े ये लाइबिलिटीज हो सकती हैं अगर ये इन केस ये केस हार जाते हैं, तो वो इंपॉर्टेंट है। सीजनल फैक्टर्स की भी बात करें तो कभी कभी सीजनल फैक्टर्स भी होते हैं। तो सम अदर रिस्क पॉइंट भी बात करें तो डिस्ट्रप्शन इन ट्रांजैक्शन सर्विस प्रोवाइडेड बाय थर्ड पार्टीज में इंपैक्ट। द कंपनी हैज मेड इन्वेस्टमेंट इनटू सब्सिडरीज एंड नाउ इट्स डिपेंड्स ऑन इट्स मटेरियल सब्सिडरीज एयर प्लाजा रिटेल होल्डिंग टू ऑपरेट आवर स्टोर्स एज वेल एज आवर विशाल मेगामार्ट वेबसाइट एंड मोबाइल एप्लीकेशंस। इफ वी और बात करें तो may face significant competition from the retail and consumer industry, higher inflation may result in increased cost and lower profits। तो ठीक है, ये सारे थोड़े बहुत रिस्क के पॉइंट भी हमने कवर कर लिए। उसके बात कर लेते हैं कि परफॉर्मेंस कंपनी का अभी तक का किस प्रकार का रहा है। तो यहाँ पे बात कर लेते हैं, ईयरली है, इस नंबर पे आप डायरेक्ट कंपैरिजन मत कर लेना क्योंकि ये 6 मंथ का ही डेटा है। ठीक है। तो सितंबर 2022 से बात करें, एसेट 8,217, 8,888, 8,500, 9,551। तो एसेट्स बढ़ रहे हैं, अच्छी ही बात है। रेवेन्यू की बात कर लेते हैं, 5,653, 7,618, 8,945। उसके बाद ये मैंने ऑलरेडी बता चुका हूं कि 6 महीने का ही है, 5,553। तो रेवेन्यू में भी अच्छी ग्रोथ देखने को मिल रही है।
प्रॉफिट आफ्टर टैक्स की बात करें 202, 321 एंड 461 एंड अभी तक कंपनी 254 करोड़ रुपए कमा चुकी है। तो काफी अच्छी हेल्दी बैलेंस शीट तो नहीं, प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट यहाँ पे देखने को मिल रही है। कंपनी की नेटवर्थ की बात करें 4,800, 5100, 5600, 5900, नेटवर्थ भी लगातार बढ़ रही है। रिजर्व्स की बात करें 321, 649, 1113, 1390, तो रिजर्व एंड सरप्लस भी बढ़ रहे हैं। तो बैलेंस शीट देखा जाए जितना भी अभी यहाँ पे डेटा मौजूद है काफी अच्छा है। बात करें कर्जे की तो एक टाइम पे कंपनी में 497 करोड़ का कर्जा था, उसके बाद 133 करोड़, और अब कंपनी के पास 1 रुपए का भी कर्जा नहीं है, जो कि एक बहुत ही ज्यादा पॉजिटिव पॉइंट है। क्योंकि कंपनी अगर कोई भी आईपीओ आता है तो ज्यादातर कंपनियां छोटी होती हैं, उनको पैसे की रिक्वायरमेंट होती है या डेट वगैरह देना होता है, इसी वजह से ये प्योर ओएफएस भी है। आई थिंक अगर यहाँ पे कर्जा वगैरह होता तो मे भी शायद वो फ्रेश इशू भी ला सकते थे, लेकिन यहाँ पे कर्जा बिल्कुल भी नहीं है। एक बहुत ही पॉजिटिव पॉइंट है। एक न्यू कंपनी जो अगर शेयर मार्केट में आ रही है, अगर उसके ऊपर कर्जा बिल्कुल भी नहीं है तो ये बहुत ही ज्यादा एक पॉजिटिव पॉइंट हो जाता है। उसके बाद आरओसी की बात करें 68 का, ठीक है। पैट मार्जिन की बात करें 5 पॉइंट, ऑब्वियस सी बात है मार्जिन इनके कम ही होंगे क्योंकि थर्ड पार्टी वेंडर्स के ऊपर ये रिलाई करते हैं। हालांकि विशाल ने ये कहा है कि वो बहुत ही जल्द अपनी खुद के प्रोडक्ट्स भी, खुद की मैन्युफैक्चरिंग वगैरह भी करने की कोशिश करने वाले हैं, तो वहां पे वो हाई मार्जिन चीजें होती हैं एंड उस पर वो फोकस करेंगे आने वाले टाइम पे। हालांकि ये चीजें थोड़ा टाइम टेकिंग जरूर होती हैं, तो देखते हैं कैसा रहता है, वो चीजें कैसे पैन आउट करती हैं, वो तो वक्त ही बताएगा जब कंपनी हो जाए। उसके बाद ऑब्जेक्टिव क्या है आईपीओ का, सबसे मेन बात ये है द कंपनी विल नॉट रिसीव एनी प्रोसीड्स ऑफ द ऑफर फॉर सेल बाय प्रमोटर सेलिंग शेयर होल्डर। द प्रमोटर सेलिंग शेयर होल्डर विल बी एंटिटी टू entirely of proceeds of the offer deducting its portion of the offer related expenses and the relevant taxes thereon। तो ये चीज मैं आपको पहले ही बता चुका था कि कंपनी के अकाउंट में कुछ भी नहीं जाने वाला है। जो भी एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स हैं इनके, उन्हीं के पास ये पैसा जाने वाला है। तो हो सकता है उनकी और भी कई चीजें हो सकती है, तो उनके लिए उनको पैसा रेज करना होगा, तो शायद वो यहाँ से पैसा इसलिए बुक कर रहे हैं। अभी तक की बात करें सब्सक्रिप्शन कैसा हुआ है, एक बार रीलोड कर लेते हैं इसको। तो अभी 0.33 टाइम्स ही भरा है। तो मैं ज्यादातर प्रेफर जब करता हूं जब एटलीस्ट 5-6% से ऊपर का सब्सक्रिप्शन टाइम्स हो जाए, यानी कि अभी 1% का भी हुआ नहीं है। शेयर्ड ऑफर जो है 35 के आसपास है और आए 11 पे है। मैं ऊपर आगे आगे के नंबर बता रहा हूँ आपको, ठीक है। तो एटलीस्ट मेरे हिसाब से 4 से 5 गुना तो भरना चाहिए, उसके बाद ही मैं आमतौर पे ट्राई करता हूँ। मैं सिर्फ अपनी बात कर रहा हूँ, 5 गुना के बाद ही मैं अप्लाई करने की कोशिश करता हूँ, और दूसरे दिन में जब अगर ये पहुंचता है यहाँ तक तो ही मैं इसमें अप्लाई करने का ट्राई करूंगा। हालांकि कंपनी कैसी है, कंपनी के फंडामेंटल्स वगैरह मुझे अच्छे ही लग रहे हैं, कोई ज्यादा नहीं है। हाँ, लेकिन एक बात जरूर है कि कंपनी का अगर पी रेशो देखेंगे तो काफी हाई है, तो काफी रिच वैल्यूएशन पे। हाँ, एकदम बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव भी नहीं है, लेकिन हाँ थोड़ा सा एक्सपेंसिव मुझे ये आईपीओ जरूर यहाँ पे लग रहा है। तो एक्सपेंसिव आईपीओ तो है, वैल्यूएशन काफी रिच यहाँ पे है, लेकिन हाँ बैलेंस शीट वगैरह एंड प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट देख के मैं ये कह सकता हूँ कि हाँ कि ठीक है, कि वैल्यूएशन ठीक ठाक है, कोई इतना ज्यादा महंगा भी नहीं है, लेकिन हाँ महंगा जरूर है। और जिस हिसाब से प्रॉफिट एंड लॉस बढ़ रहा है तो इसको जस्टिफाई वो करेंगे नहीं करेंगे वो तो टाइम ही बताएगा। हालांकि जब वो अपने खुद के प्रोडक्ट्स निकालेंगे, जब ये मार्जिन बढ़ेंगे तो पी रेशो कूल डाउन जरूर हो सकता है, ठीक है। तो अब बात कर लेते हैं मेन बात की। तो मेन बात है कि जीएमपी इसका क्या चल रहा है। तो जीएमपी की बात करें अभी फिलहाल चल रहा है 24% के आसपास, जो कि काफी लोअर है। एंड लोअर होने की सबसे बड़ी वजह ये भी मुझे लग रही है कि एक तो ये टोटली ओएफएस है, एंड दूसरा इस वक्त जो मार्केट में वॉलेटिलिटी है। अगर मैं आपको एक बार निफ्टी 50 भी दिखा दूं तो निफ्टी में आप देख ही सकते हैं पिछले 1 महीने से ना बहुत ज्यादा वॉलेटिलिटी चल रही है, कभी ऊपर नीचे कभी ऊपर नीचे लगा हुआ है। पिछले 6 महीने की बात करें तो यहाँ पे क्लियर आपको दिखेगा, तो बहुत ज्यादा वॉलेटाइल है। इस वजह से यहाँ पे ग्रे मार्केट प्रीमियम में भी आप देख सकते हैं, एक टाइम पे तो कुछ नहीं था, फिर 21 पे आया, फिर 24 पे, फिर 29 पे, फिर 32 पे, फिर 32 से सीधा फिर लुढ़क के सीधा 24 पे आ गया। तो ठीक है, अब क्रक्स पे आ जाते हैं। बात यह है कि वैल्यूएशन रिच है, लेकिन बैलेंस शीट वगैरह सब स्ट्रांग है। कुछ कुछ रिस्क के पॉइंट जरूर हैं, लेकिन आईपीओ अप्लाई करने लायक तो है। बिल्कुल मैं ये कहूंगा कि अप्लाई करने लायक आईपीओ है। हाँ, लेकिन ये है कि जिस प्रकार की मार्केट में वॉलेटिलिटी चल रही है, तो ये
किस तरह से पैन आउट होगा, कितना ग्रे मार्केट प्रीमियम वगैरह मिलेगा या पूरा उड़ जाएगा, ये पूरा का पूरा जो है सेंटीमेंट पे निर्भर करता है कि मार्केट में किस प्रकार की वॉलेटिलिटी चल रही है। तो ठीक है दोस्तों, एंड अगेन मेरा ये डिस्क्लेमर रहेगा क्लियर कट कि कोई भी किसी भी तरह का बाय सेल या होल्ड का रिकमेंडेशन बिल्कुल भी नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। आपको खुद से स्टडी करना चाहिए। हाँ, लेकिन ये आईपीओ लॉन्ग टर्म के लिए बहुत ही अच्छा हो सकता है मुझे लग रहा है, क्योंकि बैलेंस शीट वगैरह, कर्जा बिल्कुल नहीं है कंपनी का, एकदम जीरो कर्जा है। एंड आने वाले टाइम पे वो खुद के ब्रांड्स भी, खुद की मैन्युफैक्चरिंग वगैरह भी करने की वो बात कर रहे हैं, तो वो एक हाई मार्जिन बिजनेस होता है। हालांकि क्विक कॉमर्स वगैरह इन चीजों से उनको भी प्रॉब्लम हो सकती है आने वाले टाइम पे, लेकिन एक बात है कि इनका जो बिजनेस मॉडल है वो लोअर मिडिल क्लास एंड मिडिल क्लास पे है, तो मे बी शायद उतना ज्यादा इंपैक्ट क्विक कॉमर्स का इन पे ना हो। तो ठीक है दोस्तों, लॉन्ग टर्म के लिए आप इस कंपनी को जरूर एक बार स्टडी कर लेना अच्छे से, देन उसके बाद आप कोई भी डिसीजन लेना। तो चलिए ठीक है, वीडियो को यहीं पे एंड कर लेते हैं। अगर वीडियो पसंद आए तो उसे लाइक करें, शेयर करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल भी नहीं मिलते हैं नेक्स्ट आईपीओ वीडियो।